नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष इस यूट्यूब चैनल में। आइए आज के वीडियो में हम देखेंगे इस गुप्तकालीन स्थापत्य कला के बारे में हम देखेंगे कि आखिर गुप्त काल की स्थापत्य कला में क्या क्या चीज़ें खास हैं, तो उनका हम आइए जिक्र करेंगे। तो आइए देखते हैं। इसके पहले मैंने काफ़ी सारे वीडियो इसके ऊपर बना दिया है, तो ये अंतिम वीडियो है गुप्त काल का, और इस वीडियो के बाद गुप्त काल जो होगा वो समाप्त हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वाकाटक वंश के बारे में। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या खास है। तो गुप्तकालीन स्थापत्य कला की बात करेंगे तो इसमें देखेंगे कि गुप्त काल में जो वास्तुकला, इसमें सर्वोत्तम उदाहरण जो हमें देखने को मिलता है मंदिर है, अर्थात गुप्त काल के मंदिर काफ़ी फेमस है। और इस काल के जो मंदिर है वो ईंटों एवं पत्थरों से निर्मित है। कैसे निर्मित है? ईंटों एवं पत्थरों से निर्मित है। और जो आज हम देखेंगे तो प्रारंभिक गुप्त लेखों में मंदिरों को प्रासाद कहा गया, अर्थात प्रसाद शब्द का जिक्र किससे संबंधित है? तो मंदिर से संबंधित है। तो प्रसाद किसको कहा जाता है? तो मंदिरों को कहा जाता था। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं, उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है? ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ये मंदिर जो है, इसके शिखर का सर्वप्रथम प्रयोग इसी मंदिर में हुआ है। तो आखिर जो हम देखते हैं मंदिर स्थापत्य कला में, जब हम देखें तो शिखर का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो इसी मंदिर में देखने को मिला है। और ये नागर शैली का उदाहरण है। इसका है नागर, इम्पॉर्टेंट है नागर शैली। और देखेंगे तो इस काल में भीतर गांव का विष्णु मंदिर काफ़ी फेमस है, कानपुर में स्थित है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि कौन से मंदिर कहाँ पर स्थित हैं। तो जैसे भीतर गांव का विष्णु मंदिर कानपुर, और देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है? ललितपुर में स्थित है। तो ये जो भीतर गांव का विष्णु मंदिर है, ये ईंटों से निर्मित मंदिर है। तो ईंट से निर्मित मंदिर का प्राचीनतम उदाहरण कौन सा है? तो कानपुर का भीतर गांव का विष्णु मंदिर है। तो एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि भीतर गांव का जो विष्णु मंदिर है, पहले पूछ लिया जाए भीतर गांव मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो विष्णु देवता को। तो ये कैसा विष्णु मंदिर है। और दूसरा क्या है? ईंट से निर्मित है। फिर हम आएंगे, अब देखेंगे तो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर फेमस है। तो ये कहाँ पे? रायपुर छत्तीसगढ़ में। पहले एमपी में था, लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया, तो वर्तमान समय में ये रायपुर छत्तीसगढ़ में है। भूमरा का शिव मंदिर फेमस है। ये कहाँ है? सतना एमपी में है। एरड़ का विष्णु मंदिर फेमस है। कहाँ है? सागर जबलपुर में है, सागर मध्य प्रदेश में। तिगता का विष्णु मंदिर जबलपुर में है ये। और जब हम देखेंगे तो गुप्त काल में जो हमें देखने को मिलेगा, तो गुप्तकालीन जो गुहा स्थापत्य लेख हैं वो दो प्रकार के हैं। एक तो ब्राह्मण है, दूसरे बौद्ध हैं, लेकिन कहीं कहीं पे अपवाद स्वरूप में जैन भी हमें देखने को मिलते हैं। आइए देखते हैं चित्रकला की बात करेंगे तो इस काल में फेमस तो यही है चित्रकला में अजंता की चित्रकला जो है वो सबसे फेमस है। इसको हमें ध्यान देना है। अजंता की चित्रकला जो है सबसे फेमस है, वो हमें ध्यान देना है। वो औरंगाबाद में फेमस है। कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद है। औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। इसमें देखेंगे कुल जो है 29 गुफाएं हैं। कुल कितनी गुफाएं? 29 गुफाएं। लेकिन वर्तमान में 6 ही शेष बची हैं। कितनी शेष बची हैं? 6 गुफाएं ही शेष बची हैं। बाकी क्या है कि कह सकते हैं संरक्षण वगैरह मिला नहीं, और बाकी की सब धीरे धीरे क्या हो गई? नष्ट हो गई। तो इसमें वर्तमान समय कितनी? 6 शेष है। इसमें कौन कौन सी? पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं, 16वीं और 17वीं गुफा। अब इसमें भी हम देखेंगे तो गुफा संख्या 2 में क्या फेमस है? तो झूला झूलती राजकुमारी है, इंपॉर्टेंट है। गुफा संख्या 16 जो है मर्डासन राजकुमारी है। गुफा संख्या 17 की बात करेंगे तो माता एवं शिशु का चित्र इसमें किया गया है, अंकन है इसमें। और गुफा संख्या 17 जो है, इसी में हमें इसको देखेंगे तो इसके चित्रों को क्या बोला गया? चित्रशाला भी किया गया, क्योंकि इसमें बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण अर्थात गृह त्याग, महापरिनिर्वाण की घटनाओं का संबंधित चित्र इसमें मिलते हैं। इसमें जातक कथाओं का भी अंकन है। जातक कथा क्या है कि जैसे इनके जो बात करेंगे गौतम बुद्ध की जन्म से पूर्व की घटनाओं का वर्णन है। जन्म से पूर्व की घटनाओं का इसमें वर्णन किया गया है। उनको क्या बोला गया? जातक कथा भी बोलते हैं। तो जातक कथाओं के भी चित्र में देखने को मिलते हैं। दूसरा फेमस है बाघ की गुफा। तो बाघ की गुफा को देखेंगे तो धार मध्य प्रदेश में ये स्थित है, और इन्हें विंध्य पर्वत श्रेणी को में स्थित है। बाघ की गुफाएं, बाघ श्रेणियां हैं, उनको काट करके इसका निर्माण किया गया। इसकी खोज 1818 में डेंजर फील्ड ने की थी। इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, परीक्षा में हो सकता है कोई पूछ ही रह जाए। खास करके जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड परीक्षा उनमें तो जरूर पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इनमें भी जब देखेंगे तो कुल 9 गुफाएं हैं, लेकिन वर्तमान में जो देखेंगे तो 4 एवं 5 ही सुरक्षित हैं, जिन्हें संयुक्त रूप से रंग महल भी कहा जाता है। तो रंग महल कौन सी? 4 एवं 5 को संयुक्त रूप से क्या बोला गया? रंग महल कहा जाता है। तो इनको 4 और 5 को संयुक्त रूप से क्या बोला गया? रंग महल, याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट में, और हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलता है गुप्तकालीन साहित्य फेमस है। तो साहित्य की जब बात की जाएगी तो गुप्त काल में साहित्य कह सकते हैं चरमोत्कर्ष, अर्थात
हिंदी मतलब संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल बोलते हैं, चरमोत्कर्ष पे था ये संस्कृत साहित्य इस टाइम पे। इसमें देखेंगे तो गुप्त काल को मैक्स मूलर ने पुनर्जागरण काल भी कहा है। तो किसका कथन है? मैक्स मूलर का कथन है। अब इस काल के जो विद्वान हैं उनकी रचनाओं की जो हम चर्चा करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कालिदास। इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा भारत का शेक्सपियर किसको बोलते हैं? कालिदास को बोलते हैं। इनकी रचना ऋतु संहार प्रथम काव्य रचना है, और मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंशम, विक्रमोवंशीय, मालविकाग्निमित्रम प्रथम नाट्य रचना है, अभिज्ञान शाकुंतलम। इतनी सारी फेमस है, लगभग सब आपको याद रखनी इसमें से, इनसे परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। जिनमें से देखिए कौन कौन सी, देखिए मेघदूतम, कुमार संभव, रघुवंश, विक्रमोर्वशीय, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, इतने कुछ ज़्यादा है। बाकी आप चाहें तो इसमें से कुमार संभव है, ऋतु संहार, इनको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन वैसे मेरे हिसाब से आपको सभी रचनाएं याद रखनी चाहिए। भास की बात करेंगे तो इनकी रचना है स्वप्नवास दत्ता, उर्मंग है, पंचरात्र है, दरिद्र चारुदत्त भी बोलते हैं, एक रचना है इनकी। और नेक्स्ट रचना की बात करेंगे प्रतिज्ञा योगंधरायण भी इनकी रचना है। भारवी की बात करेंगे तो किरातार्जुनीयम फेमस है। शूद्रक की बात करेंगे तो मृच्छकटिकम फेमस है। और देखेंगे तो वत्स भट्टी की रावण वध है, इसे याद रखिएगा, रावण वध इंपॉर्टेंट है। और विशाख दत्त के तो मुर्दा राक्षस बहुत फेमस है, हाँ कई बार परीक्षा में पूछा गया है। माघ की शिशुपाल वध फेमस है। तो इनमें से देखिए और भी हम देखेंगे तो जैसे माघ हो गए, भारवी हो गए तथा श्रीहर्ष को संस्कृत काव्य के देखेंगे तो इनको बोला जाता है शीर्ष त्रयी बोलते हैं। शीर्ष त्रयी मतलब शीर्ष तीन लोग कौन से? माघ, भारवी और श्रीहर्ष को। इनकी रचना क्रमशः देखेंगे तो इनकी रचनाएं तो देखेंगे तो शिशुपाल वध है माघ की, किरातार्जुनीयम भारवी की, और नैषधीय चरियम जो है वो श्रीहर्ष के। इनको बृहद्रत्रयी बोलते हैं। बृहद्रत्रयी कौन कौन सी? तो इन तीन रचनाओं को याद रखिएगा, हो सकता है कोई परीक्षा में पूछ लिया जाए। कालिदास की तीन रचनाएं हैं, कुमार संभव, रघुवंश और मेघदूत, इनको लघुत्रयी बोलते हैं। तो बृहद्रत्रयी कौन सी है, लघुत्रयी कौन सी है? परीक्षा में इससे प्रश्न आपको पूछा जा सकता है और आपको ठीक तरीके से इनकी तैयारी भी आपको करनी चाहिए। तो कौन कौन सी? मेघदूत, लघुत्रयी और तीन रचनाएं कुमार संभव, रघुवंश तथा मेघदूत को लघुत्रयी के नाम से जानते हैं। अब ये सब बात हो रही तो थोड़ा सा विज्ञान की दृष्टिकोण से भी इसको हम देख लेते हैं कि इस काल में क्या फेमस थे। तो अगर हम नेक्स्ट में देखेंगे तो इसमें फेमस जो वैज्ञानिक रहे इनमें से फेमस एक हैं आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट की जब बात होगी तो इनको गुप्त काल का सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ भी कहा जाता है, एवं ये खगोल शास्त्री भी थे। तो क्या थे? खगोल शास्त्री भी थे, गणितज्ञ भी थे। इन्हें बीज गणित का जनक भी कहा जाता है। शून्य की खोज वगैरह आप जान ही रहे हैं। आर्यभट्ट नामक ग्रंथ को दशमलव प्रणाली का विकास किया इन्होंने। तो आर्यभट्टी नामक ग्रंथ में इन्होंने क्या किया? दशमलव प्रणाली का इन्होंने विकास किया था। इन्होंने सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की भी रचना इन्होंने की थी। नेक्स्ट की बात करेंगे तो अब हम देखेंगे ब्रह्मगुप्त हैं, इनकी रचना है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत की रचना इन्होंने की। और इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि प्रकृति के नियमानुसार समस्त वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं, अर्थात गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो गुरुत्वाकर्षण को देखें तो न्यूटन से पहले इन्होंने बताया था। तो ये याद रखिएगा, ब्रह्मगुप्त का नाम इम्पोर्टेंट है। और बाघ भट्ट की बात करेंगे तो इन्होंने आयुर्वेद ग्रंथ नामक अष्टांग हृदय की रचना की। तो बाघ भट्ट ने क्या किया? आयुर्वेद ग्रंथ अष्टांग हृदय जो है वो कौन सा ग्रंथ है? आयुर्वेद ग्रंथ है। तो याद रखिएगा अष्टांग हृदय की इन्होंने रचना की थी। तो बाघ भट्ट की रचना कौन सी है? अष्टांग हृदय रचना है। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आगे का विजन क्या है उसको मैं बता दूं। नेक्स्ट वीडियो आएगी जो वो आने वाली है वाकाटक वंश। इसके बाद में हम जब बात करेंगे तो गुप्त में हम और जब नीचे जाएंगे मतलब गुप्तोत्तर में जब जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा मैत्रक वंश, मौखरी वंश, वर्धन वंश। इन सब के आगे हम अगर चर्चा करने वाले तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो वाकाटक वंश पर है। वाकाटक वंश का आप लोग वीडियो देखिए, वो आपके समझ जल्दी उपस्थित हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और ये कह सकते हैं कि इस पेंडेमिक में इस साधन से पढ़ाया जा रहा है, नहीं तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर जरूर पढ़ाता। उम्मीद करता हूँ इससे भी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, क्योंकि इसमें तो और भी स्पष्ट चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको तुरंत पढ़ने में आ जाएगा। व्हाइट बोर्ड पर क्या रहता था, कुछ चीज़ें छोटी हो जाती थी, कुछ बड़ी हो जाती थी, आपको चीज़ें समझ नहीं आती थी। लेकिन अब व्हाइट बोर्ड का एक अलग ही मजा है। लेकिन ये इसको भी आप अपने तरीके से आप इसके नोट्स वगैरह बना सकते हैं, काफ़ी अच्छे नोट्स इसके भी बनाए जा सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत
धन्यवाद।